सबसे पहले बात पुष्कर सिंह धामी की, जो लगातार दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। आज सीएम धामी दिल्ली में 4 जगह पर यानी कि रिठाला, द्वारका, मटियाला और लक्ष्मीनगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम धामी ने शुक्रवार को कई जगह पर चुनावी सभाएं की और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। दिल्ली के मोती नगर में बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभा में मौजूद लोगों से दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर पूछा। सीएम धामी ने केजरीवाल को फर्जीवाल कहकर संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी तादाद में उत्तराखंड मूल के लोग रहते हैं। दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे जी? पानी की समस्या नहीं है क्या यहां? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहाँ। इस बार का बजट सत्र देहरादून में होगा और ये गैरसैंण में, ये अभी साफ नहीं है। पर स्पीकर संसदीय कार्य मंत्री के अलग अलग रुख के बाद विपक्ष हमलावर है, तो अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी है कि आखिर वो क्या फैसला लेते हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। गैरसैंण में सत्र की बात हो और उससे पहले सियासत ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? यही इस बार भी हो रहा है। गैरसैंण विधानसभा को डिजिटल बनाने का काम चल रहा है, इसलिए वहां सत्र नहीं हो सकता। इसे स्पीकर रितु खंडूरी ने अपनी मजबूरी बताया। शुक्रवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रितु खंडूरी ने सरकार से निवेदन किया कि सत्र देहरादून में होगा तो अच्छा होगा, वरना जरूरी होगा तो गैरसैंण भी जाएंगे। इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो सत्र होने जा रहा है वो देहरादून में किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से वहां तैयार नहीं है। स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसले की बात आई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने साफ कह दिया कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, सत्र कहां और कब होगा। कैबिनेट ने ये फैसला मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ा है। वहीं विपक्ष ने इसे स्पीकर और सरकार ने कोऑर्डिनेशन की कमी बताई है और गैरसैंण में सत्र करने का वादा निभाने की बात कह दी। स्थान को लेकर भी चर्चा हुई, मैंने भी अपना पक्ष रखा था कि इसको गैरसैंण में किया जाना चाहिए और अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था कि वो समय और स्थान, मतलब तिथि और स्थान को वो अपने उनको अधिकृत किया था, वो घोषित करेंगे, निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो खबर है कि सरकार का प्लान 17 फरवरी से 22 फरवरी तक गैरसैंण में सत्र का है। वहीं भू कानून को लेकर भी चर्चा है कि आने वाले सत्र में गैरसैंण से भू कानून की भी घोषणा हो सकती है। ये बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही थी। मार्च 2023 के बाद अब तक गैरसैंण में कोई सत्र भी नहीं हुआ है। ऐसे में अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून लौटने पर टिकी हैं और तभी तय होगा कि इस बार का सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हरिद्वार के लक्सर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने खानपुर थाने में विधायक उमेश कुमार और उसके 200 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ दंगा, बलवा, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को लक्सर में महापंचायत करने के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंचे विधायक उमेश कुमार के समर्थकों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया था। इस दौरान 4 पुलिस कर्मी भी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने लाठी भांजा। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त रूप अपनाते हुए उन्हें कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। वीडियो के जरिए उपद्रवी को चिन्हित किया जा रहा है।
इससे पहले हरिद्वार के लक्सर में खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थन में बुलाई गई महापंचायत में उमेश के समर्थकों ने कानून को तार तार कर दिया। उमेश कुमार के समर्थकों ने यहां खासा उपद्रव किया। पुलिस के रोके जाने के बावजूद विधायक समर्थकों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी तक पड़ी और भीड़ को दौड़ाना पड़ा। लक्सर स्थित विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर ब्राह्मण संगठन और अन्य संगठनों द्वारा महापंचायत का आह्वान किया गया था। देहरादून पुलिस ने विधायक उमेश कुमार को महापंचायत में पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। हालांकि विधायक के समर्थक लक्सर में जुटने शुरू हो गए। इस दौरान लक्सर की ओर से आ रहे कुछ उपद्रवियों ने गोवर्धनपुर पुलिस चौकी के पास पुलिस पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने भीड़ को एकत्र कर दिया। लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए, अनावश्यक दबाव डाला, अनावश्यक कियोस क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्थितियां पैदा करी। बाकी स्थितियां शांतिपूर्ण थी। पथराव चूंकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जिस तरह से कल उमेश कुमार के समर्थकों ने बवाल काटा, अब उमेश कुमार सहित बहुत सारे ऐसे जिनके समर्थक हैं उनको हिरासत में लिया गया है। क्या इसके बाद अब हम ये मान के चले कि मामला शांत होगा, या फिर अब जिस तरह से चैंपियन और उमेश कुमार आगे आमने सामने आ गए हैं, इसके बाद ये मामला यहां पर थमता तो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस इसको लेकर किस तरह से सतर्क है? जी देखिए, पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और इसीलिए जो है कल पुलिस की ओर से जो काम है वो पूरी तरह से काबिल तारीफ भी हुआ। जिस तरह से पहले ही पुलिस को इसकी पूरी तरह से जानकारी थी कि लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में विधायक उमेश कुमार के समर्थन में कुछ लोग यहाँ पर जुटने वाले हैं और एक महापंचायत यहाँ पर करने वाले हैं, उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई। मुखबिर तंत्र यहाँ पर सक्रिय रहा, हर सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पर किया गया और इसीलिए पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में लेकर महापंचायत करने से रोका गया। हालांकि कुछ जगह पर उपद्रवियों की ओर से जो पुलिस पर जब पथराव किया गया तो पुलिस को इसमें बल भी प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद में देर रात पुलिस की ओर से विधायक उमेश कुमार और उनके 200 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और काफी गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से ये संदेश दिया गया है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश की जाएगी, अगर यहाँ पर उपद्रव किया जाएगा तो कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थोड़ा इस मामले की पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। 26 जनवरी को पूर्व विधायक चैंपियन के द्वारा जब उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर ये फायरिंग की गई थी, उसके बाद में विधायक के द्वारा भी जो है तमंचा लहराया गया था। तो दोनों ही तरह की तस्वीरें सबके सामने आई थी, तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। उसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक चैंपियन और उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि उससे अगले दिन शाम को चैंपियन को जो है जेल जाना पड़ा था, जो कि अभी तक जेल में है, लेकिन उमेश कुमार को जमानत मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से इस पूरे सिनेरियो में जो विधायक उमेश कुमार थे वो एक पीड़ित नजर आ रहे थे कि उनके कार्यालय पर पहुंचकर कई हथियारबंद लोगों ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर फायरिंग की, उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी उनके साथ चल रही थी। लेकिन ये जो कल जो ये मामला हुआ है उसमें दूर से बाहर से लगभग पश्चिमी यूपी से आए हुए लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने हरिद्वार में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उपद्रव यहाँ पर किया। ना सिर्फ उपद्रव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो ये एक पूरी तरह से जो नजरिया है कानून का भी और लोगों का भी, ये उमेश कुमार के खिलाफ ये बन गया है और इसमें यही कारण है कि पुलिस की ओर से इसमें सख्त रुख अख्तियार किया गया है और कड़ी कार्रवाई जो है की गई है और बड़े मुकदमे यहाँ पर दर्ज किए गए हैं उमेश कुमार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो उमेश कुमार और चैंपियन जिस तरह से आमने सामने हैं, चैंपियन तो इस वक्त जेल में है, लेकिन उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने कल जो कुछ किया उसके बाद गंभीर धाराओं में उमेश कुमार के ऊपर अब मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस लगातार इस मामले को लेकर सतर्कता बरत रही है। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में राज्य को शुक्रवार को भी पदक मिले। बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड को सिल्वर मेडल मिला। ऋषिकेश के शिवपुरी में हुए फाइनल मुकाबले में मैच टाई रहा, जिसके बाद अतिरिक्त समय में एसएससीबी की टीम ने 5-4 से मैच को जीत लिया। हालांकि पूरे मैच में उत्तराखंड की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय ने उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी कर गोल्ड मेडल जीता। आखिर कौन है विजय, देखिए जरा इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय ने नेशनल गेम्स में 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर एक नई मिसाल कायम की है। विजय ने अपने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए कहा कि घर की माली हालत ठीक नहीं थी और उन्हें ट्रेनिंग के लिए हर दिन 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। विजय का कहना है कि अगर उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है तो वो परिवार की देखभाल करते हुए वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। मैं एक मिडिल फैमिली से हूं और मुझे बहुत जरूरी है कि मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए कि मैं और अच्छे से तैयारी कर सकूं लिफ्टिंग के लिए। मुझे इंटरनेशनल खेलना है, ओलंपिक खेलना है, गोल्ड मेडल लाने ओलंपिक में, देश का नाम रोशन करना है, देश का तिरंगा लहराना है। विजय के कोच अजयदीप का कहना है कि विजय एक मेहनती खिलाड़ी हैं, जिसने अपने संघर्ष से ये उपलब्धि हासिल की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विजय जैसे कई खिलाड़ी आज भी संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। खेल की सुविधाएं दे रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो जो सुविधाएं हैं ग्रास रूट लेवल में बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। कागजों में तो काफी अच्छी स्कीम है, अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सैकड़ों की तादाद में ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। विजय एक मेहनती खिलाड़ी है और उन्हें उनकी मेहनत का फल भी मिला है और विजय जैसे खिलाड़ी उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड में इस बार ग्रीन गेम्स की थीम पर ध्यान दिया गया है। इन खेलों में जहां पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं ई वेस्ट से बने सामानों का भी इस्तेमाल बढ़ चढ़कर हो रहा है। खेलों के दौरान खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल, ट्रॉफी, मोमेंटो, शॉल, टोपी, कप, प्लेट, बर्तन, थर्मस और दूसरे सभी सामान ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। नेशनल गेम्स के प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि खेलों के निमंत्रण पत्र भी इसी ई वेस्ट से बनाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देना है। देखिए, हमारे लगभग अगर इस तरह देखा जाए तो हमारे 4,000 के करीब मेडल मिंट हुए, 4,500 के करीब मेडल मिंट हुए। यद्यपि इवेंट्स हमारे 650 हैं, लेकिन कई बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 होते हैं, तो ट्रिपल तो ये हो गया। उसके साथ साथ हमारे जो टीम गेम्स होते हैं उसमें 1 से अधिक खिलाड़ी होते हैं, तो उनके भी नंबर ऑफ मेडल्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4,500 मेडल होते हैं और हमारे सारे ई वेस्ट से बने हैं। और बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार हम लोगों ने ई वेस्ट के मेडल को यूज किया है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ी अपने दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत देश को नई उम्मीद दे रहे हैं। महिला वेट लिफ्टिंग इवेंट में गुरुवार को छत्तीसगढ़ छाया रहा, तो शुक्रवार मणिपुर के नाम रहा। शुक्रवार को महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुए मार्शल आर्ट्स, वुशु, वेट लिफ्टिंग, पिस्टल और राइफल शूटिंग जैसे अलग अलग इवेंट्स में खिलाड़ियों ने समा बांधे रखा। कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल विजेता रही मणिपुर की बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलो कैटेगरी में सोना जीता। वहीं इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी मणिपुर की नीलम देवी को मिला। वहीं मार्शल आर्ट वुशु में महिला वर्ग में दिल्ली छाया रहा। यहाँ की 2 प्लेयर्स में से रेजिना को गोल्ड तो भूमि को सिल्वर मिला। रेजिना ने पिछले नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। गौरतलब है कि अभी तक उत्तराखंड का जो एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है वो गुरुवार को मार्शल आर्ट वुशु के पुरुष वर्ग में उत्तराखंड की ओर से खेल रहे मणिपुरी खिलाड़ी को मिला। मेरा तो स्पेशली ऐसा था कि भैया ने ज्वाइन किया, फिर भैया को देख के मैंने किया और मतलब ओवरऑल जितना भी अभी तक जो भी सपोर्ट वगैरह सब कुछ है वो मेरे भैया ने किया और मेरे भैया भी स्पोर्ट्स में है। लास्ट टाइम जो 37 नेशनल गेम्स हुआ था गोवा में, उसमें मेरा गोल्ड था। राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा चर्चा शूटिंग की है। ये एक खेल है जिसमें भारत में पिछले कुछ समय में अच्छा परफॉर्म किया है। इस इवेंट में रमिता जिंदल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन्होंने ओलंपिक में हुए कड़े मुकाबले में 7वीं पोजीशन हासिल की थी। नेशनल गेम्स के क्वालिफाइंग राउंड में रमिता ने भोपाल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में बनाए अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ डाला। हालांकि 10 मीटर राइफल इवेंट के फाइनल राउंड में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा।
रमिता शूटिंग के फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साहित है। आई थिंक हमारा स्पोर्ट्स काफी डेवलप हो गया है। पहले जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था देयर वर ओनली 2-3 रेंजेस, बट अभी और भी रेंजेस बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के रेंजेस बन रहे हैं, जैसे अभी देहरादून में भी बने हैं। एंड हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मिलने भी बहुत ईजी हो गए। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था राइफल्स को इम्पोर्ट करने में, बट अभी इजीली राइफल अवेलेबल हो जाते हैं, पैलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी तक की मेडल टैली की बात करें तो सिग्नल्स की टीम टॉप पर है, जबकि उत्तराखंड 12वें नंबर पर और यूपी 17 नंबर पर है। 38वें नेशनल गेम्स में बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। पुरुषों के मुकाबले महिला खिलाड़ी भी लगातार अलग अलग इवेंट्स में झंडे गाड़ रही हैं। इस गेम्स में बेशक उत्तराखंड को वैसी सफलता ना मिले जैसे कल्पना की जा रही है, लेकिन इस गेम्स के बहाने एक बात जरूर हुई है कि देहरादून और प्रदेश के अलग अलग स्थानों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में खिलाड़ियों के काम आएगा और वो भविष्य के इवेंट्स में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ और अपने सहयोगी सत्येंद्र के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से। पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग में भारत का क्यूबा कहा जाता है। यहाँ के कई बॉक्सरों ने देश दुनिया में पहचान बनाई। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजों की भागीदारी ने इस बात को फिर से सही साबित किया। आलम यह है कि उत्तराखंड की बॉक्सिंग टीम में यहाँ के मुक्केबाजों की तूती बोल रही है। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ का कोई सानी नहीं है। यहाँ के सैकड़ों बॉक्सर ने नेशनल के साथ ही इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं। कैप्टन हरि सिंह थापा को पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1950 में जो की अलख जगाई वो यहाँ के युवाओं में आज भी जल रही है। राष्ट्रीय खेलों के लिए बनी राज्य की टीम में पिथौरागढ़ के बॉक्सरों का पूरी तरह दबदबा नजर आ रहा है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की ओर से 6 महिला बॉक्सर चुनी गई हैं। इनमें 5 महिला बॉक्सर पिथौरागढ़ से हैं। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय खेलों में जिलों को पहली बार मेजबानी भी मिली है। अभी टीम सेलेक्ट हुई है। टोटल 7 बॉयज़ और 6 लड़कियां हैं, जिसमें से 5 लड़कियां पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हैं और 1 हल्द्वानी से बिलोंग करती है। और बॉयज़ में कुछ पिथौरागढ़ के हैं, कुछ सर्विसेज की टीम के हैं, अलग अलग जगह से हैं और सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर्स हैं अभी हमारे पास जितने भी हैं यहाँ। बीते 1 दशक में यहाँ की लड़कियों ने बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय खेलों में निवेदिता, मोनिका, काजल, बबीता और आरती जैसी महिला बॉक्सरों को टीम में चुना गया है, जो नेशनल गेम्स में गोल्डन पंच जड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने 2 बार इंटरनेशनल खेला है, जिसमें एक बार मैंने सिल्वर लिया है और एक बार मैंने ब्रॉन्ज लिया है और अभी मेरा नेशनल गेम के लिए सिलेक्शन है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें गोल्ड लूं और अपने स्टेट का नाम रोशन करूं। मैंने आज से पहले काफ़ी नेशनल्स खेले हुए हैं और मेरा एक इंटरनेशनल टूर भी लगा हुआ है जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी तक हमने यहाँ पे नेशनल गेम्स के लिए 3 बार कैंप लग चुका है हमारा। एक मुंशारी में लगा है और 2 पिथौरागढ़ में लगा है और हमारे सारे कोचेज ने हम पे बहुत मेहनत की हुई है। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के इन मुक्केबाजों से गोल्डन पंच की दरकार हर किसी को है। अब देखना ये है कि नेशनल गेम्स में बेहतर प्रदर्शन कर ये मुक्केबाज पिथौरागढ़ की बॉक्सिंग परंपरा को कितना आगे ले जा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लैंसडाउन के कोड़िया पट्टी के भितांडा सड़क में रोड कटिंग के दौरान कई प्राकृतिक शिवलिंग निकले हैं। पहाड़ों में एक छोटी सी गुफा के भीतर शिवलिंगों के निकलने के बाद दूर दूर से लोग शिवलिंग के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसके इलाके के लोग दर्शन करने के साथ ही पूजा पाठ करने भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ज्योतिष गणना करने वाला पंचांग भी अब ऑनलाइन होगा और इसकी शुरुआत हल्द्वानी में रहने वाले एक ज्योतिष विद ने की है। विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले आचार्य पवन पाठक ने बुद्धि बल्लभ पंचांग लॉन्च कर दिया, जिसमें बेहद पुरानी ज्योतिष गणनाओं की जगह दी गई है। इस पंचांग को बनाने वाले आचार्य पवन पाठक का दावा है कि आने वाले समय में 2 त्योहार वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
वो एक क्लिक पर अवेलेबल है। आज तक किसी ने ये कार्य नहीं किया था। हम सिर्फ दृश्य अंग्रेजी गणनाओं पर आधारित पे कार्य करते थे। तो ये प्रेरणा मुझे बड़े बुजुर्गों से और अपने गुरुजनों से आई। इसलिए मैंने इस पंचांग को डिजिटली, हमारे सिद्धांत जो हमारी जो मेन है वो हमारा परंपरा है, हमारा शास्त्रीय पद्धति है, शास्त्रीय गणना है, उसके आधार पर हमने पंचांग बनाया जिसका विमोचन आज किया। इससे पूरा जो भारतीय सनातन संस्कृति है सबका यहाँ पर लाभ होगा। महाकुंभ के अवसर पर अयोध्या कला संस्कृति द्वारा अयोध्या कला रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश में छात्र छात्राएं ऑनलाइन भाग ले रहे हैं। इसमें पूरे रामनगर की बेटी की पेंटिंग का चयन हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज छोई की 11वीं की छात्रा शालू की पेंटिंग का चयन इसमें हुआ है। इसमें स्कूल के शिक्षकों के साथ ही क्षेत्र में भी खुशी की लहर है। जो अयोध्या का महाकुंभ इस समय चल रहा है उसमें मैंने एक राम जी की पेंटिंग बनाई थी और जो कि इसमें मेरी पेंटिंग का सिलेक्शन भी हो गया है।